हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपको सामान्य परिचय दे दिया था। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और अम्ल व्युत्पन्न कौन कौन से हैं। 4 तरह के अम्ल व्युत्पन्न एसिड डेरिवेटिव बताए थे, याद करो। आपको मैंने बताया था अम्ल हेलाइड, अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, ठीक है। और कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामकरण की सामान्य पद्धति मैंने आपको समझा दी थी। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों की IUPAC पद्धति नामकरण की, और कार्बोनिल ग्रुप का कक्षकीय आरेख। ये पिछले कुछ सालों से मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट चल रहा है और इस पे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर ले पाऊंगी, है ना, लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों की नामकरण की IUPAC पद्धति। अब ध्यान से सुनो, IUPAC पद्धति की अगर हम बात करें, कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति, ठीक है, इसकी बात करें तो देखो हमारे पास 2 तरह के कार्बोनिल यौगिक है। एक तो है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, ठीक है। अब एल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है। पहला हम ले लेते हैं भाई, चलो एल्डिहाइड के बारे में आप बात करो। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब एल्डिहाइड जहां पे भी लगेगा, मान लो एक कार्बन के साथ जुड़ता है, 2 से जुड़ता है, अकेला होता है, तो एल्डिहाइड का अनुलग्न सफिक्स वो है अल, और हिंदी में लिखते हैं एल, AL, एल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई एल्डिहाइड का अनुलग्न बताओ, तो एल्डिहाइड का अनुलग्न जो है वो है एल, ठीक है। एल्डिहाइड का अनुलग्न हो गया एल, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे चलो ठीक है, एल्डिहाइड का अनुलग्न आपने एल बता दिया, अगर एल और एक और अनुलग्न बताए थे, चलो एक और अनुलग्न है कार्ब एल्डिहाइड। अब एल कब लिखना है, कार्ब एल्डिहाइड कब लिखना है, तो अनुलग्न मैंने 2 लिखने थे, 2 लिख दिए, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल भी लिख दिया, कार्ब एल्डिहाइड भी लिख दिया। अब एल का प्रयोग कब करना है, जब आपका एल्डिहाइड समूह CHO समूह श्रृंखला के अंदर हो, ठीक है। जब एल्डिहाइड समूह श्रृंखला के अंदर है तब तो आपको लिखना है एल। और अगर आपका एल्डिहाइड समूह CHO समूह श्रृंखला के बाहर है, ठीक है, CHO ग्रुप आउट ऑफ द चेन है, श्रृंखला के बाहर है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप इनसाइड द चेन है तब तो तुम लिखोगे एल या अल बोलो, और आउटसाइड द चेन है तो कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब आपको लगे कि भाई प्रीफिक्स की बात कर ले, पूर्व लग्न क्या होता है ना, अनुलग्न तो ठीक है, पूर्व लग्न क्या होता है, तो बच्चे इसके पूर्व लग्न CHO ग्रुप के पूर्व लग्न भी 2 है। कौन कौन से, तो भाई एक पूर्व लग्न है फॉर्मिल, ठीक है, एक पूर्व लग्न है फॉर्मिल और दूसरा पूर्व लग्न है ऑक्सो, ठीक है। फॉर्मिल पूर्व लग्न तब लिखना है जब CHO समूह श्रृंखला के बाहर हो, CHO ग्रुप आउट ऑफ द चेन, CHO समूह श्रृंखला के बाहर है, ठीक है। और ऑक्सो कब लिखना है फिर, तो भाई ऑक्सो तुम्हें लिखना है जब CHO ग्रुप, सी की वैलेंसी खाली रखना, ग्रुप लिखते टाइम संयोजकता खाली रखते है ना, तो CHO समूह श्रृंखला के अंदर है, श्रृंखला के अंदर है, ठीक है भाई। तो बात समझ में आई है ना, थोड़ा हौच-पौच हो गया। CHO समूह देखो 4 बातें ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड समूह 4 बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, तो हम कहेंगे हम कहेंगे कि भाई एल्डिहाइड समूह की 4 स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या है, तो CHO समूह देखो
हम अल भी लिख सकते हैं, हम कार्ब एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल भी लिख सकते हैं, कार्ब एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, और प्रीफिक्स की बात करें तो हम फॉर्माइल भी लिख सकते हैं और हम ऑक्सो भी लिख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है बच्चे, तो आप कहेंगे अल और कार्ब एल्डिहाइड ये दोनों सफिक्स हैं। सफिक्स का मतलब समझे ना, अनुलग्न, पीछे लिखना है इनको, है ना, इनको पीछे लिखना है, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ऐसे सफिक्स। और ये जो दोनों है ना, ये प्रीफिक्स है, इन दोनों को हम पूर्व लग्न बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है। ठीक है, वो सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है ना। अब सफिक्स मतलब श्रृंखला के अंत में लगने वाला, प्रीफिक्स मतलब अगर दो क्रियात्मक समूह है ना, मान लो आपके पास दो क्रियात्मक समूह है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 11th क्लास में पढ़ी थी वरीयता श्रेणी, है ना, जैसे पहला नंबर COH था, फिर SO3H था, फिर एनहाइड्राइड था, ऐसे। तो वो सेंट आपके पास मेरिट लिस्ट है, वरीयता श्रेणी है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब उसमें जो पहले आता है ना, वरीयता श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह पहले आता है उसका तो सफिक्स लगेगा, और जो वरीयता श्रेणी में बाद में आता है उसका प्रीफिक्स लगेगा। सिंपल और छोटी सी बात है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगी, है ना। अब मान लो आपको उदाहरण दे दिया कि भाई आप IUPAC नाम लिख के बताओ, तो देखो पहले हम एल्डिहाइड से शुरू कर रहे थे ना, R, C, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, आपको इसका नाम क्या लिखना है, तो भाई एल्केन और अनुलग्न एल लिखना है, तो आपको इसका नाम लिखना है एल्केनेल। ठीक है, आप डबल मात्रा लगा दो हिंदी में थोड़ा, है ना, एल्केनेल। लाइक मैंने पहले बोला कि भाई देखो, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड पिछली टर्म पे हमने सीखा था, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, और मैं कहूँगी नहीं इसका IUPAC नाम लिखो। फिर दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम लिखो। जल्दी से सोचो, आपको एल्केन में अनुलग्न क्या जोड़ना है, एल। देखो एल्केन मतलब एक कार्बन है तो मीथेन, भाई कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा ना, है ना। आपको लगेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, हम एन शब्द का प्रयोग कब करते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन का तो हमारे कोई लेना देना नहीं है, ये तो फिर नाइट्रोजन आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो हम आइन थोड़ा ना लगाने बैठे, हम तो सिर्फ एक कार्बन को एल्केन ही बोलते हैं, एल्कीन हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन अकेला है ना, तो ऑब्वियस है कि वो एल्केन ही होगा। डबल बॉन्ड होता तो हम कहते हैं कि भाई दो कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड के लिए, या ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर दो कार्बन चाहिए, एक कार्बन में तो एल्केन ही है और मीथेन ही है। तो अब मीथेन और अनुलग्न एन लगाओ या एल लगाओ, इधर भी इथेन और अनुलग्न एल लगाओ। नेक्स्ट नाम लिखती हूँ जितने में, आप बताते चलो, देखो क्या आएगा, CH3 CH2 CHO, है ना, इसका नाम बताओ। फिर CH3 CH CH3 CHO, इसका नाम बताओ, जल्दी करो। तो देखो पहला एल्केनेल और एक कार्बन वाला एल्केनेल सोचा, क्या बनेगा, तो हम कहेंगे मैथेनेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैथेनेल। दो कार्बन वाला है तो दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो जाएगा एथेनेल, है ना। दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन और अनुलग्न एल। फिर देखो तीन कार्बन है ना, 1 2 3, तो तीन कार्बन के लिए तुम लिखना प्रोपेनेल। सही है, इसमें क्या समझाऊं बोलो, है ना, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये बनेगा प्रोपेनेल। अब यहाँ देखो 1 2 3, अब दो पे मैथिल है तो दो पे मैथिल लगा देना, तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 2 मैथिल, और ये हो जाएगा प्रोपेनेल। बोल सही है ना, मैथेनेल एथेनेल प्रोपेनेल, 2 मैथिल प्रोपेनेल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सिंपल है। अब ये तो हो गया आपके एल्डिहाइड का नामकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कीटोन के लिए, है ना, कीटोन का IUPAC नामकरण। कीटोन का IUPAC नामकरण। अब देखो कीटोन आपके पास है R,
सी डबल बॉन्ड ओ आर। मैंने आपको कहा था सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड आर लगेगा, एच लगते एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों साइड आर लगेगा तो कीटोन होगा। अब कीटोन का बच्चे अनुलग्न, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन का अनुलग्न बोलो। जैसे एल्डिहाइड कहाँ से शुरू हुआ था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल से, एल एल्डिहाइड है ना, वैसे कि वैसे कीटोन का खत्म हो रहा है, कीटोन, ओन, कीटोन, ओन, ओन ओ एन ई, ओन पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका अनुलग्न ऑन है ना, कीटोन का अनुलग्न ऑन है। अब पहला कीटोन, तो भाई पहला कीटोन कम से कम 3 कार्बन वाला है ना। कीटोन श्रेणी के प्रथम सदस्य में कितने कार्बन होंगे, तो देखो पहला कीटोन लिख देती हूँ, ये पहला कीटोन है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये इसका फर्स्ट मेंबर, कम से कम 3 मेंबर है, देख लो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो बच्चे 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अनुलग्न ऑन, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। बोलो बात सही है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, अनुलग्न ऑन। मान लो मैंने ये ले लिया CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, CH3, ठीक है, तो अब गिन लो टोटल कार्बन कितने तो होंगे, टोटल कार्बन तो 4 है। अब नंबरिंग करो चाहे नहीं करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि देखो यहाँ से नंबरिंग करते ही गलत हो गई, 1 2 3 4, तो वहाँ से नंबरिंग करना ही गलत है, यही तो होगा, है ना, 1 2 3 और 4, तो हम कहेंगे ब्यूटेनॉन। अब आपको 2 लिखना है तो लिख सकते, नहीं लिखते तो ब्यूटेनॉन बोला है तो 2 ही है, 3 लिखा है तो गलत है, आपने नंबरिंग सही नहीं करी है, तो ब्यूटेनॉन तो 2 ही होता है। जैसे प्रोपीन बोलेगा तो 1 ही होगा, 2 होने का सवाल ही नहीं है। सिमिलरली ब्यूटेनॉन बोला है ना, तो ब्यूटेनॉन 2 ही होता है। अगर सी डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट कर दूँ तो ब्यूटेनॉन नंबरिंग उधर से कर देना तो भी ब्यूटेनॉन 2 ही होगा, ठीक है। तो अनुलग्न तो क्लियर। अब इसका पूर्व लग्न क्या होता है, तो भाई इसका प्रीफिक्स भी ऑक्सो ही होता है। कोई पूछे कि कीटोन का पूर्व लग्न, तो बच्चे इसका पूर्व लग्न भी क्या होता है, ऑक्सो ही होता है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, प्रीफिक्स ऑक्सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये हो गया कीटोन का यूपीएससी, है ना। आप देखो क्वेश्चन है आपके पास, निम्न के आईयूपीएसी नाम बताइए, ठीक है। आपके पास ये कुछ कंपाउंड्स है ना, एनसीईआरटी के ही है सारे क्वेश्चन, आपको आईयूपीएसी नाम लिखने। अब आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन ही है, एल्डिहाइड आए तो एल लिखना है, और एक कार्ब एल्डिहाइड नहीं बताया, वो भी आएगा तो बताऊंगी, है ना, और कीटोन आए तो ओन लिखना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, तो आप नंबरिंग कर लो, तो हम कहेंगे देखो फंक्शनल ग्रुप ये ना CHO, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हैं, मिनिमम नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसको 1 नंबर दे देती हूँ, सही है ना। फिर इसको 2 नंबर दे दो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये 7th है। अब चलो तो हम कहेंगे देखो 4 पे तो ब्रोमो नज़र आ रहा है और 3 पे मैथिल नज़र आ रहा है, तो बस लिख लो। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, 4 पे ब्रोमो, 4 पे क्या है ब्रोमो, 3 पे क्या है मैथिल, 4 ब्रोमो 3 मैथिल। लंबी श्रृंखला में बच्चे 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हेप्टेन बोलेंगे। लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हेप्टेन बोलेंगे। अनुलग्न एल है तो नाम बन गया हेप्टेनेल, ठीक है। सेकेंड में आओ, देखो ये कंपाउंड है, श्रृंखला बंद है, देखो 5 कार्बन बंद है ना, तो बंद को साइक्लोपेंटेन बोलेंगे ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो बस एक आ गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये साइक्लोपेंटेन है, तो ये साइक्लोपेंटेन है, नंबरिंग करो तो ये 1 2 3 4 5, तो ध्यान से देखो 3 पे मैथिल है तो 3 पे मैथिल लिखो, ठीक है भाई, 3 पे मैथिल। 5 कार्बन बंद है तो बंद को तो साइक्लो लिखते हैं, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड भी तो है, बंद है और सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई साइक्लो पेंटेन लिख लेते हैं। और अनुलग्न ऑन है तो साइक्लो पेंटेनॉन हो जाएगा, सिंपल है, 3 मैथिल साइक्लो पेंटेनॉन, ठीक है। इसको ले लेते, देखो
लॉन्ग चेन तो मुझको सीधी लग रही है, क्रियात्मक समूह कम से कम देना है तो 1 नंबर दे देती हूँ, 2 3 4 5। इसको 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो क्रियात्मक समूह आया ही नहीं, 1 पे कुछ है ही नहीं, वहाँ 1 पे क्रियात्मक समूह तो है, तो हम कहें ठीक है। अब लंबी श्रृंखला 5 की है बच्चे, तो पेंट लिख सकते हैं। लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंट लिख सकते हैं। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो भाई 2 पेंटीन लिख दो, पेंट 2 इन लिख दो तो भी सही है, या फिर 2 पेंटीन लिख दो। और अनुलग्न एल्डिहाइड, एल्डिहाइड श्रृंखला में आ रहा है, कार्बन को आपने गिना है, यहाँ पे भी कार्बन को गिना था, तो एल्डिहाइड श्रृंखला में आ रहा है तो एल लिखो, तो 2 पेंटीनेल या पेंट 2 इन एल ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे। हाँ इंग्लिश में लिखो तो ऐसा लिखो, पेंट 2 पे इन और अनुलग्न अल, तो पेंट 2 इन अल या 2 पेंटीन अल, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो इस तरह का कंपाउंड है, आपको यूबीसी नाम लिखना है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो बंद श्रृंखला है और ये खुली श्रृंखला है, क्रियात्मक समूह तुम्हारा खुली श्रृंखला में जा रहा है, तो पेरेंट चेन जो होगी वो खुली श्रृंखला, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप गया वही पेरेंट चेन है, और खुली में गया तो खुली ठीक है। तो देखो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फिलहाल इसको भूल जाओ, तो ये प्रोपेनॉन है। देखो 1 2 3 कार्बन वाला कीटोन गया, प्रोपेनॉन है, भले ही कीटोन कोने पे नहीं होता लेकिन कार्बन ही तो है, कोने पे कहाँ है, कार्बन है, और ये बंद वाला है ना। और 1 पे बेंजीन बाहर है, तो जब बेंजीन को घर के बाहर रखते हैं तो फेनिल बोलते हैं, जब बेंजीन घर के अंदर होता है तो बेंजीन होता है, जब बेंजीन घर के बाहर होता है तो फेनिल या फिनाइल बोलते हैं। तो हम कहेंगे भाई 1 पे तो फेनिल है या फिनाइल है, तो 1 फिनाइल, और 3 कार्बन वाला कीटोन तो भाई प्रोपेनॉन, 3 कार्बन वाला कीटोन तो हम कहेंगे प्रोपेनॉन। सिमिलरली इधर आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो पेंटेन तो है। अब तुम्हें लगेगा कि नहीं मैडम ये तो एल्डिहाइड है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड कोने पे एल्डिहाइड और ये सी डबल बॉन्ड बीच में है तो कीटोन, तो हम कहेंगे हाँ ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड 9 नंबर पे आता है, मेरिट लिस्ट में एल्डिहाइड 9 नंबर पे आता है, कीटोन 10 नंबर पे आता है, तो भाई एल्डिहाइड का लगेगा अनुलग्न और कीटोन का लगेगा पूर्वलग्न, और ये कीटोन आपका 3 नंबर पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे 3 कीटो, है ना। अब आपको लगे मैंने तो ऑक्सो बताया था, तो वो भी सही है, आप 3 कीटो लिख दो चाहे 3 ऑक्सो लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 3 कीटो 5 कार्बन के लिए पेंटेन आएगा, तो 3 कीटो पेंटेन और अनुलग्न अल तो पेंटेनल या पेंटेनेल, और 3 ऑक्सो इंग्लिश में भी आपको ये लिखना है पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल या 3 कीटो पेंटेनल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग चेन, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो हमारे को 1 2 3 4 5, कीटोन 2 3 नंबर पे, लेफ्ट से चलो राइट से चलो, है ना। और यहाँ पे 2 नंबर पे मैथिल है, यहाँ पे भी चलोगे तो 2 पे मैथिल है, तो कहीं से ही चल लो, मान लो ये 1 2 3 4 और 5। अब देखो मैथिल कहाँ पे, तो हम कहेंगे 2 और 4 पे, तो भाई 2 4 डाई मैथिल, मैथिल 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 2 4 डाई मैथिल, ठीक है, 2 4 डाई मैथिल। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 3 पे क्या है अनुलग्न ऑन, तो 2 4 डाई मैथिल पेंटेन, 3 पे क्या है ऑन, पेंटेन 3 पे क्या है तो हम कहेंगे ऑन, तो 2 4 डाई मैथिल पेंटेन 3 ऑन या 3 पेंटेनॉन, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सेवेंथ में क्या करोगे, तो बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोल दो, बेंजीन पे एल्डिहाइड को क्या बोल दो बेंजल्डिहाइड, या मैंने तुम्हें बताया था CHO समूह कार्बन श्रृंखला के बाहर हो, जैसे अभी तक तुमने जितने भी उदाहरण लिए ना तो एल्डिहाइड को नंबर दे रहे थे, लेकिन जब मैंने बोला बेंजीन
तो बेंजीन ही है, CHO तो बाहर छूट रहा है, तो बेंजीन और उस कार्बन को तो मैंने गिना नहीं है, तो आप कार्बो एल्डिहाइड लिखेंगे। और बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, यूपीएससी में वैलिड है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो नंबर 1 तो इसको दे देते हैं, ये मुख्य समूह है 1 2 3 और 4 5 और 6। अब 4 पे नाइट्रो है, तो आपको लिखना है 4 पे नाइट्रो, 4 नाइट्रो। और बेंजीन पे एल्डिहाइड है तो आप लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, और सही सही लिखना है तो आप लिखिए बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड कार्बन समेत बाहर है, कार्ब एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड समूह कार्बन समेत श्रृंखला के बाहर है, ठीक है। और नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे 4 नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है ना, तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ऐसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 9th वाला पिछले टर्म पे बताया था, थैलिल्डिहाइड है ना, बेंजीन में 2 COH होते हैं तो थैलिक एसिड, और ये 2 CHO है तो थैलिल्डिहाइड, और IUPAC लिखो तो हम कहेंगे देखो 1 और 2 नंबर पे एल्डिहाइड, लेकिन जब मैंने कहा बेंजीन तो कार्बन इसका बाहर छोड़िए, कार्बन समेत एल्डिहाइड बाहर है ना, तो देखो अनुलग्न ही आएगा। पूर्व लग्न का तो टेंशन कब है, जब 2 क्रियात्मक समूह अलग अलग, भाई ये तो एक ही क्रियात्मक समूह है ना, सेम है ना, तो यहाँ तो पूर्व लग्न नहीं आएगा। ये तो दिमाग में नहीं आ रहा कि पूर्व लग्न क्यों नहीं आया, पूर्व लग्न क्यों आएगा, पूर्व लग्न तब आता है जब 2 क्रियात्मक समूह। अब आपको कंफ्यूजन हो कि यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कम इंपॉर्टेंट कौन है, तो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में एल्डिहाइड 9 पे आता है, 10 पे कीटोन आता है, 7 पे साइनाइड था, 8 पे आइसोसाइनाइड था, तो हम कहेंगे मेरिट लिस्ट में एल्डिहाइड तो 9 पे है, तो एल्डिहाइड ही है, दूसरा भी एल्डिहाइड ही है ना, तो यहाँ पे तो पूर्व लग्न का टेंशन नहीं। अब एल्डिहाइड श्रृंखला के बाहर है तो हम कहेंगे हाँ बेंजीन ही तो बोल रहे हैं, तो एल्डिहाइड आउट ऑफ द चेन है। कहाँ कहाँ पे है, तो भाई 1 और 2 पे, तो भाई बेंजीन 1,2 डाई, और आपको लिखना है कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब 8th पे आ जाओ, लंबी श्रृंखला देखो। अब देखो ये भी CHO है, ये भी CHO है, ये भी CHO है, तो IUPAC क्या कहते हैं, तीनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, तीनों एल्डिहाइड है, तीनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, तो इंपॉर्टेंस तो बराबर है, लेकिन मैं श्रृंखला कैसे ले, भाई श्रृंखला तो मैं सीधी बनाऊंगी, नहीं तो मैं श्रृंखला यूँ बनाऊंगी तो ये छूट जाएगा, तो लंबी श्रृंखला बनाऊंगी तो यही बनेगी, तो ये छूट जाएगा। तो भाई इनकी इंपॉर्टेंस तो बराबर है ना, एल्डिहाइड तो तीनों इंपॉर्टेंट है ना, अलग तो है नहीं, सेम ही है ना। भाई जैसे शादी हो रही है तो जितना इंपॉर्टेंट दूल्हा है उतना ही दूल्हे के पिताजी है, उतनी दूल्हे की माता जी। अब कोई नहीं, 2 को तो बुलाया तो 1 को बाहर रख लेता हूँ, तो गलत है ना यार, तीनों की इंपॉर्टेंस बाहर है तो तीनों को घर में बुलाओ, और आपके पास जगह ही नहीं है तो तीनों को बाहर ही रखो, फिर सारी सेरेमनी बाहर कर दो, जगह नहीं तो हम क्या करें, इंपॉर्टेंस तो बराबर रहेगी। तो हम कहेंगे भाई हम चेन में तो नहीं ले पा रहे, तो मत लो, बाहर रख लो, कोई टेंशन नहीं है ना, इनको अलग फील नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। अब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं कहूँगी भाई मेरे पास जो लॉन्ग चेन है उसमें तो प्रोपेन ही है, हमारे पास जो लंबी श्रृंखला है उसमें तो प्रोपेन ही है। अब एल्डिहाइड पूरा का पूरा बाहर छूटता है तो उसको कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं, कार्बन समेत अगर एल्डिहाइड बाहर छूटता है तो उसको कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 एल्डिहाइड बाहर छूट रहे, तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई। अब 10th में आते, तो देखो एल्डिहाइड नंबर 1 है और ब्रोमो नंबर 3 है, तो हम कहेंगे 3 नंबर पे ब्रोमो है, 3 नंबर पे तो ब्रोमो है, ठीक है। पूरी नंबरिंग करने की जरूरत क्या, 4 5 6। अब चाहे तो तुम बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिखो, चाहे बेंजल्डिहाइड लिखो, दोनों वैलिड है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। बहुत सही से लिखना है तो फिर बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिख दो, लेकिन कहीं पे बेंजल्डिहाइड लिखा है तो वो भी ठीक है, तो ओके भाई, समझ में आया। एल्डिहाइड अपने कार्बन के समेत बाहर रह जाता है तो उसको कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं।
यदि एल्डिहाइड समूह अपने कार्बन समेत बाहर रखता है, चेन में आता ही नहीं है, चेन में आया ही नहीं, तो आ जाता तो एल और नहीं आया तो कार्बोएल्डिहाइड। इतनी सी तो बात है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, देखो मैसेटिल ऑक्साइड। अब पहले तो मैसेटिल ऑक्साइड क्या है, देखो मैसेटिल ऑक्साइड है ना, तुम मतलब याद नहीं करोगे स्ट्रक्चर, आइडिया से लिखोगे। मैसेटिल ऑक्साइड होता है कि 2 कीटोन ले लो और वाटर निकाल दो। तो देखो एक कीटोन ले लो, पहला कीटोन एसीटोन, पहला कीटोन क्या होता है एसीटोन, प्रोपेनॉन, डाइमेथिल कीटोन, कुछ ही बोलो। और एक और कीटोन ले लो, तो उसका भी CH3 होगा ना, उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ CH2CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। 2 कीटोन ले लो और वाटर बाहर निकाल लो, ठीक है। 2 कीटोन ले लिए, वाटर बाहर निकाल दिया। अब जोड़ के लिख लो, तो देखो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये है। 2 कीटोन ले लो, वाटर बाहर निकाल दो, ठीक है। अब ये मैसेटिल ऑक्साइड है, आपको इसका UPC नाम लिखना है ना, तो याद मत करके जाना कि ये मैसेटिल ऑक्साइड है, याद नहीं रहता बच्चों को। जो मैं ध्यान 2 कीटोन ले लेंगे, वाटर निकाल देंगे, जो बनेगा दैट इज मैसेटिल ऑक्साइड। तकलीफ क्या है, लंबी श्रृंखला का चयन करो तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो कीटोन 2 नंबर, अगर मैं यहाँ से लो ना 1 2, 2 नंबर पे कीटोन है, यहाँ से लो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कीटोन को कम से कम नंबर देना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। अब 4 पे मैथिल है तो लिख दो भाई, 4 पे मैथिल है तो 4 मैथिल। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, तो हम कहेंगे पेंट आएगा 5 कार्बन के लिए, तो 4 मैथिल पेंट, है ना। डबल बॉन्ड कितने पे, 3 और 4 के बीच पे, तो 3 लिख देती हूँ, पेंट 3 और 2 पे ऑन है तो 2 ऑन, तो 4 मैथिल पेंट 3 2 ऑन, बस। अब देखो C6H4, तो बेटा C6H6 बेंजीन होता है क्या, यहाँ C6H4 है, P मतलब पैरा, पैरा यानी आमने सामने की पोजीशन, तो हम कहेंगे C6H6 तो बेंजीन है। जब एक पोजीशन खाली करते हो तो C6H5 और एक और खाली करते हो तो C6H4। यहाँ पे भी CHO लगाना है, यहाँ पे भी CHO लगाना है, ठीक है। नंबरिंग कर लो, ये तो अभी बताया ही था, है ना, तो हम कहेंगे ठीक है नंबरिंग, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब बेंजीन ही तो है तो बेंजीन लिख दो। अब कार्बोएल्डिहाइड, देखो पूरा एल्डिहाइड कार्बन समेत बाहर है तो कार्बोएल्डिहाइड। अब कार्बोएल्डिहाइड कितने पे, 1 और 4 पे, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड, बस इसी बात है, सिंपल, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तुम्हारे पास है कार्बोनिल समूह की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप जो है ना वो ये है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो तुम्हारे पास है C डबल बॉन्ड O, तो हम कहेंगे हाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, बिल्कुल ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर। कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा होता है, डबल में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा और डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, है ना, बॉन्ड पेयर मतलब बंधन युग्म, और बंधन युग्म में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, तो भाई बॉन्ड पेयर तो 1 2 3 है ना। लोन पेयर तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो संकरण, तो बच्चे संकरण में 3 कक्षक भाग लेंगे, और संकरण में 3 कक्षक भाग लेंगे तो कौन सा संकरण, तो भाई पहला कक्षक S होता है, फिर P होता है, फिर P होता है। तो संकरण में अगर 3 कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा संकरण sp2 संकरण होता है। फिर बॉन्ड एंगल,
तो sp2 संकरण में बंद कोण होता है 120 डिग्री, है ना। और ज्यामिति, तो पंखे के विंग्स देखे ना, फैन में क्या होता है, पंखे में क्या होता है, बीच वाला जो सर्कल है वो कार्बन है, तीन जो पर है उसके विंग्स जो है वो आपके 3 बॉन्ड है, तो समतलीय है, एक ही तल में है और त्रिकोण बन रहा है 120 डिग्री के एंगल पे है, तो हम कहेंगे 120 डिग्री तो बंद कोण है। और ज्यामिति की बात करो तो वो है त्रिकोणीय समतलीय, तो मैं यहाँ यार ज्यामिति जो है वो है ट्राइगोनल कोप्लेनर त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। फिर कोई नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, बाकी कंपटीशन में तो सिंपल पूछे भाई कार्बोनिल ग्रुप में संकरण बता दो, बॉन्ड एंगल बता दो, ज्योमेट्री बता दो, लेकिन ऑर्बिटल डायग्राम पूछ ले, है ना, बोर्ड्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्बिटल डायग्राम। तो हम कहेंगे कि ठीक है ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो देखो कार्बन कार्बन मतलब कार्बन और दूसरा एक बॉन्ड हो गया, दूसरा हो गया, और ये ऑक्सीजन, ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड है ना, और ये तीनों सेम प्लेन में है। अब पाई बंध बनता है पी कक्षक, असंकृत पी कक्षक, तो संकरण तो वैसे भी तुमने sp2 बताया, कार्बन की संकरण अवस्था भी sp2 है और ऑक्सीजन का संकरण भी sp2 है, दोनों का संकरण sp2 है ना। और अब तुम कहोगे sp2 है तो एक पी कक्षक तो पड़ा है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भी, तो ये असंकृत कक्षक का क्या होगा, पार्श्व अतिव्यापन। भाई पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरह से पी कक्षक खड़े होने चाहिए, है ना, और ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होती है, मतलब इसके जो आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे ना हम कहेंगे देखो ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है ना ये तल के ऊपर और तल के नीचे, इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्या है, तो हम कहेंगे देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड का निर्माण है ना। ये तुम बताओगे असंकृत पी कक्षक का अतिव्यापन, असंकृत पी कक्षक, है ना, और अतिव्यापन भी कौन सा, तो हम कहेंगे पार्श्व, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, असंकृत पी कक्षक का पार्श्व अतिव्यापन, इस तरह से बताना, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। आपके एनसीईआरटी में एक और डायग्राम होगा, आपको भी बनाना है, ठीक है। 2 डायग्राम तो ये हो गए, एक और जो है वो तो सिंपल ही है भाई, ये कह रहा है ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, और बॉन्ड एंगल दिखा दो, तो बॉन्ड एंगल तो हम बताइए ना ये 120 डिग्री है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, ठीक है, तीनों बॉन्ड एक ही है 120 डिग्री। आगे बात समझ में, तो ये आपका हो गया कार्बोनिल समूह का कक्षकीय आरेख, ऑर्बिटल डायग्राम बोल दो इसको, है ना, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल समूह का कक्षकीय आरेख, ठीक है। अब देखो कार्बोनिल समूह में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बोनिल समूह का कार्बन और उससे बंधा हुआ इससे आबंधित 3 परमाणु एक ही तल पे है, तो ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय थी ना, तो तीनों एक ही तल में है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तल के ऊपर भी था, तल के नीचे, पाई कक्षक तो बनता ही ऐसे ना, असंकृत पी कक्षक, तो पी पूरा डंबल है, तो अब डंबल को अतिव्यापन ऊपर से भी कराओगे और डंबल को अतिव्यापन नीचे से भी कराओगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता ही, तभी तो हम बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता है, मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, बॉन्ड एंगल तो हम कहेंगे 120 डिग्री का है, ठीक है। अब आता है कार्बोनिल समूह में पोलैरिटी, ध्रुवीयता, है ना, और इनमें द्विध्रुव आकर्षण भी है, तो बिल्कुल कार्बोनिल समूह में ध्रुवीयता का कारण, तो देखो C डबल बॉन्ड हो, अब आप कहेंगे C डबल बॉन्ड हो तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, कार्बोनिल समूह में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, तो बिल्कुल है, तो ये बंध यहाँ टूटे, तो भाई अगर ये बंध यहाँ टूटेगा तो आपका ऑक्सीजन तो हो जाएगा नेगेटिव और कार्बन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, और ये अनुनादी संरचना है, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये क्या है, तो हम कहेंगे ध्रुवीय है,
कार्बोनिल समूह का ध्रुवीय रूप बनाओ तो ये बना देना, और ध्रुवीय रूप बनाओ तो ये बना देना। और पाई बॉन्ड है, शिफ्ट होता है तो इसको अनुनादितो बोलते हैं। तो कार्बोनिल समूह में ये क्या दिखा रहा है, तो हम कहेंगे अनुनाद। पाई बॉन्ड का घूमना क्या होता है, अनुनाद होता है। तो हम कहेंगे कार्बोनिल समूह में अनुनाद, रेजोनेंस इन कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल समूह में अनुनाद। ठीक है, अनुनाद के कारण शिफ्टिंग है। अब ध्रुवीय है तो द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपको याद रखना है, लगभग लिख देती हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण 2.5 से 2.7 डिबाई के आसपास होता है, 2.5 से 2.7। अब एल्डिहाइड का द्विध्रुव आघूर्ण अलग है, कीटोन का अलग है, वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड ज़्यादा ध्रुवीय है कि कीटोन ज़्यादा ध्रुवीय है। ढूंढ के लाना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, भौतिक गुणों में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लिखना क्या है, तो आप बताएंगे भाई कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवित है। अब कार्बोनिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि कार्बन प्लस है ना बेटा, तो कार्बन प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर ले, वो लोहे अम्ल। और ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन तो माइनस है, माइनस वाला क्या होता है, नाभिक स्नेह, है ना, मतलब कोई प्लस आया तो उसको दान कर देगा, तो लुईस क्षार। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुईस अम्ल होता है, और ऑक्सीजन नाभिक स्नेही होता है, लुईस क्षार होता है। और कार्बोनिल समूह की ध्रुवीयता जो है वो ईथर से ज़्यादा होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, इसलिए, है ना। तो कार्बोनिल समूह में पाई बॉन्ड है, सीधा प्लस माइनस रूप बन जाता है, इसलिए कार्बोनिल समूह की ध्रुवीयता ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ईथर से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन के क्वथनांक जो है, क्योंकि क्वथनांक ध्रुवीयता के समानुपाती होता है, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनमें द्विध्रुव आकर्षण होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति होती। तो द्विध्रुव आकर्षण के कारण इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ईथर की ध्रुवीयता कम होती है। सवाल बन जाए तो आंसर दे सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा सा टॉपिक था, IUPAC सिस्टम, IUPAC नाम बता दो तो आप बता सकते हो। NCERT क्वेश्चन हम करेंगे लेक्चर एंड होने के बाद में, और बीच बीच में जो इंटेक्स है और एग्जाम्पल्स है वो क्लास में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्रैक्टिस करना, नोट्स बना लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, एंड बाय बाय।